241 भाजपा। जरा इस नंबर को एनालाइज कीजिए आप। जो अभी खबर दी है देवेंद्र ने, फिर आपको बता दें चंद्रबाबू नायडू से नरेंद्र मोदी ने बात की है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की है, उनको उनकी जीत की बधाई दी है। अब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने 16 सांसद उनकी पार्टी के जीत करके आए, तो एनडीए की बड़ी जीत जो है। शपथ ग्रहण समारोह में भी जाएंगे सर जी, उनके शपथ ग्रहण में भी सब जाएंगे, शपथ ग्रहण में भी जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो आंध्र प्रदेश में एनडीए को बड़ी कामयाबी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की जबरदस्त जीत आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है। तो ये और नरेंद्र मोदी ने उनसे थोड़ी देर पहले बात की। और इस अलायंस में, एनडीए में, जो मैं आपको बता रहा था, बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें लाने वाले चंद्रबाबू नायडू ही हैं, और उनके बाद नंबर आता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर बीजेपी से बेहतर परफॉर्म किया है, इसकी भी कल्पना भी कोई नहीं कर रहा था। लेकिन देखिए इस वक्त की हकीकत तो यही दिखाई दे रही है। 297 पे एनडीए का मार्क टिका हुआ और भारतीय जनता पार्टी 241-42 सीटों पर दिखाई दे रही है, यानी 30 सीटें दूर उस मेजॉरिटी मार्क से, जो कि शायद डन डील मान लिया गया था, लेकिन वो नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू तक बधाई संदेश पहुंच गया रजत जी। अब देखिए 1962 के बाद पहली बार एक व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा, ये भी काफी बड़ी डेवलपमेंट है। और अजय जी, विश्व में भी ऐसे बहुत कम उदाहरण है जहाँ को तीसरी बार लगातार बना हो। कोरोना के बाद जो भी चुनाव में गया, विश्व भर में चुनाव हारा। यूक्रेन युद्ध के बाद, जो मंदी के बाद, तो ये सब भी देखना पड़ेगा कि एक नेगेटिव लाइन से शुरू करा था ना, तो ये जीत उसलिए भी बड़ी है जहाँ तक भी पहुंची है, एक्सपेक्टेशन से भले ही। हाँ, लेकिन देखिए मोटी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी पीछे रह जाएं, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। अब वो 10 सीट से पीछे रह जाएं, 20 से पीछे रह जाएं, 30 से पीछे रह जाएं, ये बात चुभेगी। सही बात है। ये सारी बातें जो है, ये दिल को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है, क्योंकि कोई भी शायद बीजेपी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या उनके सपोर्टर्स में, कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में मेरिट ढूंढना तो स्वाभाविक है। आदमी कितनी भी गंभीर स्थिति में होता है, उसके फिर लाभ ढूंढने लगता है कि अच्छा है, इससे ऐसा हो सकता था। लेकिन पहले संजीव ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल किसी ने सरकार चलाई हो और फिर वापस आ जाए। नहीं, यू आर 100% राइट भाई। नेहरू का रिकॉर्ड की बराबरी, 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ये सारी बातें जो अगर मैं बोल रहा हूं, वो सिर्फ मोदी जी के वीसावी है, क्योंकि उनका जो एक उम्फ है या जलवा है, या जो भी हम 56 इंच की बात करते थे, वो सब 300 के इर्द गिर्द होता है। तो उससे एडजस्ट होने में 2-4 दिन का वक्त लगेगा। उसके बाद थिंग्स विल बी नॉर्मल। एक नॉर्मल सरकार चल रही होगी कोalition की, ठीक है। नहीं, सरकार तो जैसी चल रही होगी, पार्टी के अंदर बहुत सारी जबानें क्या आजाद हो जाएंगी। वो तब तक सॉल्व नहीं हो सकता ना, जब तक ये ना दिखे कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आ रही है। बीजेपी को आज भी मालूम है, और बीजेपी के हर एक कैंडिडेट को मालूम है कि आप चुनाव में जाते हैं तो उसी चेहरे के सहारे। ये जो सांसद जीत के आ रहे हैं, अगर इनका सर्वे करा लिया जाए तो उसमें से 2.25 यही कहेंगे कि हम तो अपना कुछ नहीं था, मोदी जी के चलते जीत रहे हैं। तो उस स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं आ सकती जब तक नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी ना हो। अगर उनकी अपनी पॉपुलैरिटी में इरोजन दिखेगा तो फिर संघ ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेगा। तो है नहीं। अभी जैसे बीजेपी के ढांचे में दिखता है कि संघ का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। जैसे आपकी लोकप्रियता स्वाभाविक तौर पर, अगर आप लोकप्रिय नहीं रहे पहले जैसे, फिर आपको फैसले लेने की आज़ादी वैसी नहीं होगी। अभी तो पार्टी पूरा भरोसा करती है ना कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। संघ के लिहाज से भी अगर आप देखें तो संघ में जो इस समय लीडर हैं, नरेंद्र मोदी भी तो संघ से आए हैं और उनसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, उनसे ज्यादा सीनियर हैं। संघ में भी उनका काम का अनुभव इन सब लोगों से ज्यादा है। तो ये चीजें मुझे लगता है ये एक पुराने जमाने की बातें हैं, ये परंपरागत तरीका है देखने का। नरेंद्र मोदी को, उनकी राजनीति को, उनकी सरकार को एनालाइज करने का तरीका परंपरागत तरीका नहीं हो सकता, ट्रेडिशनल तरीका नहीं हो सकता। उसके लिए अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग मापदंड करने पड़ेंगे। और उनको कोई चैलेंज नहीं है। इसकी बात तो हमने अभी थोड़ी देर पहले यादव जी का इंटरव्यू सुना ना, एमपी चीफ मिनिस्टर का, जो 29 में 29 लाके इस डर में सकुचाए जा रहे हैं कोई मुझे श्रेय नहीं दे दे, कि सारा श्रेय मोदी जी के नेतृत्व को है ना, जो बात सही भी है, सच भी है। मतलब मोदी जी के बाद किसी का श्रेय तो शिवराज का होगा वहाँ पे। नहीं, ये बात तो सच है ना, कि जब जो पूरे 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जो उसमें 3 राज्य मोदी जी के नाम पे ही सारा कैंपेन था, सब कुछ उन्हीं के नाम पे। उस पे ये बात कर रहा हूँ कि कोई बीजेपी की तरफ से चुनौती नहीं हो सकती, क्योंकि उसका एक बानगी हमने देख ली यादव जी के इंटरव्यू में। कोई जरा से श्रेय लेने को भी तैयार नहीं होगा कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, या जो कुछ भी लाभ हानि, वो तो सारा जब पूरी लेकिन दूसरा जो नजरिया इसको देखने का कि भारत में ऑपोजिशन है ही नहीं, बहुत मजबूत भी है। नहीं, ये तो ब्रिलियंट रिजल्ट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। इससे बेहतर क्या? देखिए, इसको आप एक और नजरिए से अगर आप देखें तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये जो यूपी में हार गए मोदी जी की वजह से हार गए। कोई ये नहीं कहेगा कि ये जो कब रह गए ये मोदी की वजह से रह गए। ये तो सब कहेंगे जो आए वो उनकी वजह से आए।
तो एक लीडर की ताकत तो है ही। देखिए, और ये सब कुछ 30-40 सीटें कम हो जाने से नरेंद्र मोदी की न तो मेहनत कम हो गई, ना ईमानदारी कम हो गई, ना जो उन्होंने कुछ किया वो उसको कोई कम करके आ सकता है। ये ठीक है, अपोजिशन वाले जरूर कहेंगे कि महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, इनकी बात नहीं हुई। ये सब कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा जलवा कम हो गया। हाँ, ये होता है बिल्कुल स्वाभाविक बात है। फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं हुई तो जलवा कम होगा। लेकिन एक चीज तो और है ना, जिन ऑड्स पे ये रिजल्ट आया है जरा उसकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जिन ऑड्स की मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप आज सोचिए, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, संविधान खतरे में है, कितने तरह के झूठ फैलाए गए। और इसमें तो कहीं कोई बहस नहीं है ना कि उस झूठ फैलाने में देश के भीतर जो राजनीतिक दल थे वो, देश के बाहर से जो एजेंसीज थी वो, और उसमें ये सिर्फ इतना भर नहीं था कि आप कोई ऐसी बातें फैला रहे हैं जिसको हम नैरेटिव के तौर पर पॉलिटिकल रैली में या मंच पर बोलते हैं। आप देश की इकोनॉमी को उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, आप देश के उद्यमियों को निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, और इसमें आपको हिचक नहीं होती। उसके बावजूद ये मैंडेट आया है। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर भी बात करनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी तो हमारी डेंजर में नहीं, बड़ी शानदार है। उद्यमी कानून कायदे की नियमों की धज्जी ओढ़ाए, उनको कोई बात भी नहीं करे। इसमें क्या देश को खतरा है? कोई देश किसी उद्यमी या उद्यमियों के साथ थोड़ी एसोसिएटेड है। सिर्फ ये देश भारत बहुत विराट और महान देश है और बहुत पुरातन सर, एक बात देश मुझे बताएं, इस पर हम लोग सब सहमत हैं सुबह से, क्योंकि इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये आरक्षण छीन लेंगे, नरेंद्र मोदी को 400 सीट आ गई। ये विपक्ष का ऐसा हथियार था जो लगता है काम कर गया। ये तो हम सब लोग ये कह रहे हैं। लेकिन हम सारा इस नंबर का सारा श्रेय उस एक बात को नहीं दे सकते। उसकी वजह से हुआ, लेकिन ये विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी ने पूरे कैंपेन में एक ये बात कही। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आज आपको बताऊं मुझे क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा। आप अपनी बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, राहुल गांधी जेब में संविधान की एक गुटका लेकर के हर जगह रैली में जाते थे। शुरुआत से अंत तक उन्होंने इसी बात को दोहराया। क्या ये झूठ नहीं था सरासर? ये बात पलट के ये बात हर कोई कहता है मोदी ने ये बोला, ये कहा ये झूठ था, ये कहा ये राहुल गांधी का पूरा कैंपेन जिस एक चीज पर था वो शुरुआत से अंत तक झूठ थी। ये अस्त्र किसने दिया उसके हाथ? 400 पार का नारा तो राहुल गांधी ने नहीं दिया था ना। तब भी कर लेता वो 400 पार का। मेरा मानना है कि मोदी आएगा तो संविधान पलट देगा, आरक्षण छीन लेगा। मुझे बता दीजिए कौन इस पर यकीन करता? हम लोग एक चेक्स एंड बैलेंसेस में विश्वास रखने वाले मुल्क हैं, बुनियादी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। किसी भी एक तरफा बहुत ज्यादा सत्ता होने से शायद लोग असहज होते, और ये वो बैलेंस बनाया गया इस इलेक्शन के रिजल्ट में, ऐसा मुझे लगता है।